हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आइए बैक टू बैक सेशन का मजा लेते हैं। आज कुछ इस प्रकार से मैं इस सेशन पे भी लेकर के आया हूं आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आने वाले रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 में बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं और निश्चित रूप से जो भी क्वेश्चंस का मैं आपको चूज करके सिलेक्ट करके दे रहा हूं 100% एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट कर रहा हूं या आप तक पहुंचा रहा हूं ये विगत वर्षों में प्रीवियस ईयर्स के लगभग हर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है अब की बार भी 100% ये परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ सेशन की स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। सेशन में एंजॉय लेने के लिए बने रहिए लास्ट तक। स्टडी विद जितेंद्र सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक प्लीज, कमेंट बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके कमेंट हम तक पहुंचते रहते हैं तो हमें सेशन में और अधिक मेहनत करने के लिए एनर्जी मिलती रहती है। तो इसलिए प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। आइए हैं चैनल में नए सेशन की शुरुआत हो रही है, बैक टू बैक सेशन का मजा लेते हैं। आइए क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ यूरिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए NH2CO NH2 ये रहा आपका यूरिया का फॉर्मूला। H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और अगला KOAH। कोई KOH होता है जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये रॉन्ग है। तो इन तीन ऑप्शन में से सी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग साबित होता है, बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग साबित होता है। इट मींस यूरिया का जो केमिकल नेम है वो NH2CO NH2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली किरण कौन सी है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली किरण कौन सी है? द रे विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज फर्स्ट ऑप्शन अल्फा रेज, सेकेंड ऑप्शन गामा रेज, थर्ड ऑप्शन बीटा रेज, डी ऑप्शन इज द नन ऑफ दीज। तो इन चार ऑप्शन में एक ही कोई आंसर है जो आपको बताना होगा। तो सेशन में लाइक कमेंट जरूर करते रहिएगा, कमेंट के माध्यम से आंसर बताते रहिएगा और आगे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं इन रेस के बारे में, इन किरणों के बारे में, और थोड़ा सा बताना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहला हमने लिया है अल्फा रेस के लिए, यानी कि अल्फा किरण के बारे में। तो भाई जान लेते हैं, ये धनावेशित होती है। क्या होती है? धनावेशित होती है। इस पर 2 इकाई धनावेश होता है। कौन, किस किरण पर, किस रेस पर? अल्फा की मैं बात कर रहा हूं। ये हीलियम नाभिक ही होते, एक तरीके से ये हीलियम नाभिक ही होते हैं। इन पर क्या होता है? ये धनावेशित होती हैं, 2 इकाई धनावेश होता है और एक तरीके से ये हीलियम नाभिक ही होते हैं। बात समझ में आ रही सभी को? इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 4 गुना होता है। किनका द्रव्यमान? जो मैंने अभी बताया, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा कि इन पर धन आवेशित होता है और 2 इकाई धनावेश होता है। ये हीलियम नाभिक ही एक तरीके से होते हैं और इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान का 4 गुना होता है। बात समझ में आ रही सभी को? अगला पॉइंट देखिए क्या है इसका। एक ऑब्वियस सी बात है, एक लॉजिकल सी बात है कि द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ये कोई बताने वाली बात नहीं, लॉजिकल सी कॉमन सेंस की बात है ये। तो आगे बढ़ते हैं भाई। इनकी भेदन क्षमता जो होती है वो बीटा एवं गामा किरणों की अपेक्षा कम होती है। किसकी? अल्फा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो बीटा किरणों और गामा किरणों से कम होती है। और अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं इसकी, तो फोटोग्राफी प्लेटों में अत्यधिक प्रभाव डालती हैं।
कौन सी रेस या किरणें? अल्फा किरणें फोटोग्राफी प्लेट पर ये बहुत ही अधिक प्रभाव डालती है, यानी कि कह सकते हैं कि अत्यधिक प्रभाव डालती है। बात समझ में आ रही सभी को? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। ये तो रही बात अल्फा रेस यानी कि अल्फा किरणों की। दूसरा ऑप्शन लेते हैं जो दिया है गामा किरणों के बारे में। तो गामा किरणों की बात अगर करते हैं तो इस ऑप्शन के माध्यम से इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक बार क्लियर कर लिया जाता है, डिस्कस कर लिया जाता है। तो भाई गामा किरणों की अगर हम बात करें तो गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन आपका आंसर आपको क्लियर हो चुका है, यहीं से क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। गामा किरणें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। दूसरा, इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और आगे की बात अगर सुनते हैं, ये आवेश रहित होने के कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के विक्षेपित नहीं होती हैं। ये आवेश रहित होती हैं और आवेश रहित होने के कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। बात समझ में आ रही है? तो अगला पॉइंट जान लेते हैं इसी का। ये फोटोग्राफी फिल्म पर या फोटोग्राफी प्लेट पर अल्फा बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालती है। कौन सी रेस की बात कर रहे हैं? गामा रेस की बात कर रहे हैं, गामा किरणों की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और इनकी भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। क्या चीज? इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो अब आते हैं, अगला नंबर आता है बीटा रेस यानी कि बीटा किरणों का। तो बीटा किरणों के बारे में अगर हम बात करें तो भाई ये तीव्र गति से चलने वाली इलेक्ट्रॉन पुंज किरणें होती हैं। इन पर ऋणावेशित होता है। क्या आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। बात समझ में आ रही सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ जानते हैं इनके बारे में, यानी कि बीटा रेस के बारे में। फोटोग्राफी प्लेट पर किरणों की अपेक्षा, अल्फा किरणों की अपेक्षा, फोटोग्राफी प्लेट पर अल्फा किरणों की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालती है। कौन? बीटा किरणें। एक पॉइंट के माध्यम से और थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनकी भेदन क्षमता अल्फा किरणों की अपेक्षा 100 गुना अधिक होती है। किसकी? बीटा किरणों की। बात समझ में आ गई? हालांकि आपका आंसर पहले ही क्लियर हो चुका है, डी का यहाँ कोई मीन नहीं है। नन ऑफ दिस इज अ रॉन्ग आंसर। बीटा रेज, बीटा किरणें यानी कि बीटा रेज, ये भी आपका आंसर गलत हो गया। पहला ऑप्शन भी गलत है, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। तो द रे विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज गामा रेज। गामा किरणों की भेदन क्षमता तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, दूध से क्रीम बनाने में लगने वाला बल्ब। दूध से क्रीम बनाने में कौन सा बल कार्य करता है? फोर्स टू मेक क्रीम फ्रॉम मिल्क। दूध से क्रीम बनाने में कौन सा बल कार्य करता है? बात समझ में आ रही सभी को? बात अगर समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल को जरूर करते रहिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। आइए पहले ऑप्शन के बिहाफ हम लोग देखते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेकंड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड ऑप्शन घर्षण बल यानी कि फ्रैक्शनल फोर्स। चौथा ऑप्शन आपके सामने अपकेंद्रीय बल यानी कि कंसंट्रेटिव फोर्स। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर है, तो आपको उस आंसर को चूज करना है। लाइक कमेंट के माध्यम से जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहिए और अपना आंसर हम तक पहुंचाते रहिएगा। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। जब तक हम डिस्कस करते हैं इन ऑप्शंस के बारे में, तब तक आप कमेंट के माध्यम से आंसर हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो पहला ऑप्शन है आपके पास अपकेंद्रीय बल। तो भाई अगर मैं अपकेंद्रीय बल की बात करूं तो ये अपकेंद्रीय बल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? अगर इस फोर्स की मैं बात करूं, इस बल की मैं बात करूं, तो भाई ये गोलाकार यानी कि सर्कुलर ट्रैक, ये सर्कुलर ट्रैक गोलाकार पथ पर कार्य करता है। और उस गोलाकार पथ के केंद्र से अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट की बात करता हूं तो सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस की ओर लगने वाला फोर्स है ये।
बात समझ में नहीं आई तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि भाई ये वृत्ताकार यानी कि गोलाकार पथ पर कार्य करने वाला बल है और केंद्र से, बात समझ में आ रही, केंद्र से बाहर की ओर, वही मैंने बात कही है कि सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस की ओर लगने वाला फोर्स है, तो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल है जिसको हम क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। और यह फिर से मैं रिपीट कर दूं कि केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल है। एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। सपोज दैट आपने एक बाल्टी पानी लिया और पानी ऊपर तक पूरा भरा हुआ है, बात समझ में आ रही है, और पानी से भरी बाल्टी को जब आप बड़ी तेजी से राउंड अप करते हो, चारों ओर ऐसे घुमाते हो, तो आप क्या देखते हैं कि बाल्टी से पानी गिरता नहीं है। जब आप तेजी से घुमाएंगे तो बाल्टी से पानी बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि गिरेगा नहीं, बाल्टी में ऐसा फील होगा कि पानी और अधिक अंदर की ओर धंसा हुआ जा रहा है, ऐसा फील करेंगे। ये प्रैक्टिकली है, आप करके भी देख सकते हैं इसको, बात समझ में आ रही। तीव्रता से जब आप घुमाते हैं तो पानी नीचे नहीं गिरता है, और ये पानी ना गिरने के कारण सिर्फ एक ही होता है कि उस समय वहां पर अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। बात समझ में आ रही है। तो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास है गुरुत्वाकर्षण बल। तो भाई ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल तो बड़ा सिंपल बल है। किसने दिया था? न्यूटन द्वारा दिया गया है। ये तो प्रैक्टिकली आप सभी लोग पढ़ ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर घर्षण बल, तो घर्षण बल की अगर बात करी जाए तो घर्षण बल एक ऐसा बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक, स्पर्शी गति का विरोध करता है। बात समझ में आ रही है। घर्षण बल एक ऐसा बल है जो दो तत्वों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अविलंब पर निर्भर करता है, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल का एक एग्जांपल ले लीजिएगा। हम आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ट्रक, बस, मोटर कार, जो भी कुछ चलाते हैं, तो उन टायर और रोड के बीच में लगने वाला बल क्या है? घर्षण बल कहलाता है। बात समझे। घर्षण बल ना होने की वजह से हम आप चल नहीं पाते, यानी कि कोई भी गाड़ी या मोटर चल नहीं सकती। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका फ्रैक्शनल फोर्स हो गया। अगला है, अगर हम बात करें अभिकेंद्रीय बल, यानी कि कंसेंट्रिक फोर्स। तो ये अभिकेंद्रीय बल क्या है? तो एक तरीके से ये भी गोलाकार पथ पर केंद्र की ओर लगने वाला बल है। पिछले बल की बात की गई थी, कौन से बल की? अपकेंद्रीय, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल है, और बाहर से केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा है? अभिकेंद्रीय बल है, कंसेंट्रिक फोर्स है। बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल एक ले लीजिएगा, बहुत इजी वे में आपको समझाता हूं। सोलर सिस्टम में आप अगर चलते हैं, सौरमंडल में चलते हैं, तो सूर्य और पृथ्वी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण, जितने भी ग्रह हैं, बात समझ में आ रही। तो ये सारे ग्रह चक्कर भी लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बात समझ में आ रही सभी के। तो पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करता है इस तरीके से, यानी कि सारे ग्रह करते हैं। तो उन सभी ग्रहों के द्वारा सूर्य के लिए, सूर्य को अगर, यानी कि मैं मान लूं सूर्य को अगर मैं केंद्र मान लूं, तो बाकी अभी मैंने दिखाया भी था, एक बार फिर से मैं देख लेता हूं। ये जैसे आपका सूर्य है, क्या है? सूर्य है, ठीक है। ये आपका बुध है, ये क्या है? शुक्र है,
ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? मंगल है। फिलहाल मैं इतने ही ले रहा हूं ग्रह, बाकी स्पेस का मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ये सर्कुलर ऐसे घूमेंगे ना अपनी ऑर्बिटल में, ऐसे ऐसे ही तो घूमते हैं, तो ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं एक तरीके से। इनके बीच में कोई बल कार्य कर रहा है जिससे एक दूसरे से ये क्या अलग नहीं होते, अपनी कक्षा में ही सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये कौन सा बल है? ये कंसेंट्रिक फोर्स है, यानी कि अभिकेंद्री बल है। बाहर से अंदर की ओर यानी कि परिधि से केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल है। बात समझ में आ रही सभी के? समझ में आ रही तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपका चैनल जिसके माध्यम से आप स्टडी कर रहे हैं, वो चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आप बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है रक्त प्लाज्मा में जल होता है। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स वाटर। फर्स्ट ऑप्शन इज द 95% एंड सेकंड ऑप्शन 90% एंड थर्ड ऑप्शन 85% एंड फोर्थ 80%। तो सबसे पहली चीज तो ये है रक्त प्लाज्मा है क्या, ब्लड प्लाज्मा क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में अगर जान लिया जाए तो रक्त के तरल भाग को ही प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि ब्लड के लिक्विड फॉर्म को ही प्लाज्मा कहा जाता है। बात समझ में आ गई सभी के? जिसमें क्या होता है भाई, इस प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% में प्रोटीन हो गया और कार्बनिक पदार्थ हो गए, अकार्बनिक पदार्थ हो गए और अन्य जो भी तत्व हैं उनको मान लिया जाए वो सारे 10% में आते हैं। 90% यानी कि 90% में सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, वाटर होता है। बात समझ में आ रही? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लाज्मा के प्रोटीन में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही? प्लाज्मा के प्रोटीन में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो बीमारियों और संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं शरीर को। बात समझ में आ रही? जो बीमारियों और संक्रमण से लड़ने की क्षमता शरीर को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार की प्रोटीन, किस प्रकार की? जो प्लाज्मा में पाई जाती है। इसी प्रकार की प्रोटीन मां के दूध में भी पाई जाती है जो बीमारियों और संक्रमण से नवजात शिशु की रक्षा करती है। बात समझ में आ रही? तो ब्लड प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होता है? तो आपका आंसर क्लियर हुआ 90%। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, या मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी इज। फर्स्ट ऑप्शन इज द कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वसा, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ स्टार्च। आपके आंसर का मुझे इंतजार है। कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हैं, कौन से ऑप्शन को आप करेक्ट बोलते हैं, कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। आपके आंसर हम तक पहुंच जाने चाहिए। जल्दी से जल्दी कोशिश करिएगा कि बहुत ही चुटकी में इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूं और ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन, ये मैटर, ये कंटेंट जो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये 100% प्यूरिफाई मैंने किया हुआ है एक तरीके से। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्योंकि आने वाली रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही, सिर्फ यही का मतलब यही। लगातार कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी से जल्दी बताते रहिएगा। वेरी सिंपल आंसर है इस क्वेश्चन का। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ रही है? चलिए,
तो यहीं से आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अगले सेशन में फिर मिलते हैं बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्वेश्चन सिलेक्शन और चुनिंदा मैटर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज एक बार लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम है आपके स्टडी विद जितेंद्र सर।